नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सभी देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश अगले हफ्ते की तैयारी। जी हाँ, एक ऐसा शो जिसमें हम बताते हैं कि इस पूरे हफ्ते आखिर बाजार की चाल किस तरह की रही, बाजार की दिशा किस तरह की रही, इसके साथ ही तमाम सेक्टर ने किस तरह का परफॉर्म किया और उस पर लेते हैं अपने एक्सपर्ट से राय। इसके साथ ही आगे आने वाले हफ्ते में आखिर वो कौन कौन से थीम्स हैं, वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं, जहां नज़र रखनी है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और आपको कोशिश हमारी यही होती है कि भरोसेमंद सलाह दें, सटीक सलाह दें। और आज अगले हफ्ते की तैयारी में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह हैं और हमारे साथ निमेश ठाकर साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और इस चर्चा की मैं शुरुआत करूं, जरा एक व्यू अभी हम देखें, अगर पूरे हफ्ते को स्कैन करके चलें तो निफ्टी अगर हम इस हफ्ते देखें उसकी चाल को तो 0.8% का रिटर्न निफ्टी में नजर आया। निफ्टी मिड कैप में देखिए शानदार जो है वो तेजी नजर आई और यहां पर 4% तक की का उछाल हमें देखने को मिला। वहीं बात करें अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप की तो यहां 2 कदम और आगे 7% से ज्यादा का रिटर्न निफ्टी स्मॉल कैप में इस हफ्ते में दिया। तो ये बाजार को अगर हम पूरी तरह से भांपें तो ये जो हफ्ता रहा एक तरह से बेहतर संकेतों वाला हफ्ता रहा, क्योंकि वेटेज जो बाजार के बेहतरी का था वो ज़्यादा था। हालांकि बीच बीच में हमने मार्केट में करेक्शन भी देखा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी भरपूर था। और यही वजह थी आज और कल अगर हमने देखा कि पूरे मौके भरपूर थे। और अब हम ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव तक कोई भी करेक्शन है वो एक मौका बन सकता है। अब जरा इंडेक्स को भी देख लेते हैं। अहम इंडेक्स की अगर चाल देखें तो निफ्टी मेटल 5.3% का निफ्टी मेटल ने रिटर्न दिया। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 4.1%, निफ्टी रियल्टी लगभग 4%, निफ्टी बैंक का 2.25%, निफ्टी एनर्जी में 1%, निफ्टी आईटी में भी कमोबेश 1% का रिटर्न दिया। वहीं निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा ने बराबर 0.8% का रिटर्न दिया। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे बाजार को समझना चाहें, इस हफ्ते के बाजार को लेकर अगले हफ्ते पर एक नजरिया बनाना चाहें तो जरा हम समझना चाहेंगे। रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब यहां से जैसे मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि चुनावों तक कोई भी करेक्शन या कोई भी रैली, ये दोनों ही मौके ऐसे हैं जहां पर अगर बहुत रणनीति अच्छी हो और ठीक तरीके से रिसर्च की गई हो तो पैसे तो बनेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा प्रशांत जी, पैसे तो बनेंगे, लेकिन उस पैसे को बनाने के लिए आपको ईटी स्वदेश को फॉलो करना पड़ेगा और इस आपको पूरी तरह से जो है वो इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप चैनल बदल बदल कर देखेंगे तो जरूर आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप ईटी स्वदेश पे रहेंगे तो आपको बेहतर मुनाफा यहाँ पर मिल पाएगा। अब निफ्टी की स्ट्रैटेजी हो या फिर स्टॉक की स्ट्रैटेजी हो, आपके जो प्रोग्राम है वो इतने बेहतर हैं कि उनमें फायदा मिलता है। आपने मोटा मोटी तो आपने ट्रेंड बता ही दिया कि ओवरऑल ये क्लियर है कि डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी रखनी है। एक बार निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं। 22,500, 22,300 जिस हिसाब से पुट का वाई यहां पर बिल्डअप हुआ है, स्ट्रांग सपोर्ट है। 22,300 के नीचे मार्केट सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है, पहला। दूसरे तरफ अगर आते हैं तो अब दूसरा है कि अपसाइड कितना होगा। 22,750 के ओआई अच्छे खासे बिल्डअप हुए हैं, वहां पर रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, टेक्निकली भी वही आपको दिखाई दे रहा है, तो वहां पर आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। कौन आउट परफॉर्म करेगा? बैंक निफ्टी यहां पर थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है। और बैंक निफ्टी की रैली कम होने वाली नहीं। कल के मोमेंटम से, आज के मोमेंटम से ये क्लियर है कि बैंक निफ्टी तो शायद अब 50,000 की दौड़ लगाएगा, 50,000 के आंकड़े के आसपास आके रुकेगा। 1500-1600 पॉइंट यहां से है, लेकिन 500 पॉइंट चढ़ेगा, 200 पॉइंट गिरेगा, 500 पॉइंट चढ़ेगा, 200 पॉइंट गिरेगा, ये स्ट्रैटेजी रहेगी। अब ओआई डेटा समझते हैं। कल तक ओआई जो 47,700 थे वो आज शिफ्ट होकर 48,000 और 48,200 पे आए हैं। इसका मतलब है नीचे पुट साइड पे अच्छा खासा सपोर्ट है। अब रेजिस्टेंस देखते हैं। 48,800 तक तो सीधे ऊपर ओपन है, उसके बाद फिर 49,000 है, तो इसका मतलब है उन लेवल्स को मार्केट टेस्ट करने की कोशिश करता रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक में आपने सेक्टर के जिस हिसाब से बताई, उन्हीं सेक्टर में बस छोटा सा मैं ऐड कर दूं। पीएसयूज हैं, बैंक्स हैं,
रेलवे काउंटर हैं, डिफेंस काउंटर हैं, और खास तौर से एनर्जी, इन काउंटर को ही देखिए। बहुत ज्यादा मार्केट में देखने की जरूरत नहीं। और मैं पहला जैसे मैंने कहा, ईटी स्वदेश को फॉलो करते रहिए, प्रशांत जी को पकड़िए, मुनाफा बनता रहेगा। रवि, एक चीज और मैं समझना चाहता हूं। आपने पीएसयू बैंक का जब जिक्र किया, कई ऐसे स्टॉक्स रहे जिन्होंने एक अच्छी खासी रैली की सवारी की, तेजी के ट्रेंड को भी संभाला, लेकिन बीच में हमने देखा कि उन स्टॉक में एक ऐसा कंसोलिडेशन आया कि आप एक्सपर्ट्स थोड़ा सतर्क हो गए और वहां पर एक तरह से सतर्क नजरिया अपनाया। अब एक बार फिर हम देख रहे हैं, मैं नाम जिन स्टॉक्स का लेना चाहूंगा उसमें खासतौर पे पीएनबी है, आपका आईओबी है, कैनरा बैंक है, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा है, अब और भी तमाम बैंक्स जिनकी चर्चा होती है। अब क्या एक और मौका बन रहा है, या इन बैंक्स में से अगर किसी को बाहर करना है, अभी भी अवॉइड करने की सलाह होगी, तो वो कौन सी होगी? देखिए, फिलहाल पूरे बैंकिंग काउंटर को यहां पर पकड़ कर रखना प्रशांत जी एकदम जरूरी है। और आपने जैसे स्टॉक की चर्चा करी है, मैं स्टॉक के नाम से अगर थोड़ा जल्दी लेता हूं, लेकिन आप लोग रिपीट करके लीजिए, टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। यूको बैंक, पीएसबी, सेंट्रल बैंक, आईडीएफसी प्राइवेट की तरफ जाइए, डीसीबी प्राइवेट की तरफ जाइए। नॉर्मल पीएसयूज में जा रहे हैं तो पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक, और जो आपने लीडर बोला, लीडर होगा आपका इन सबको लीड करने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्शियली इन्वेस्टमेंट सब पर रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा करेक्शन कोई नहीं दिखाई देता। कंसोलिडेशन होता है, गिरावट आती है, वापस से दौड़ शुरू होगी, और कुछ ऐसे ही हालात यहां पर बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंकिंग काउंटर में कोई भी बैंक देखिए, चलेगा, थोड़ा चलेगा या बहुत चलेगा, लेकिन निगेटिव रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम है। कुछ एक बैंक हैं जिनमें थोड़ी सी तबियत खराब नजर आती है, लेकिन मुझे लगता है जब छोटे मंझोले बैंक, पीएसयूज आपको हेल्प कर रहे हो, तो आप उसी की सवारी करिए, जिससे कि बड़ा मुनाफा ले पाइए। और रवि, मैं समझना चाहूंगा, हम कंजम्पशन थीम को ड्राइव अगर करते हैं और हमेशा नज़र बनी रहती है, इस कंजम्पशन थीम के नज़रिए से अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिख सकती है, या जहां पर एक बेहतर मौके भी बन सकते हैं, वहां पर आपकी रणनीति क्या होगी, आपका व्यू क्या होगा? कंजप्शन और ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को प्रशांत जी समझा जाए, तो देखिए, मैं अग्रेसिव यहां पर अगर होऊंगा तो कंजम्पशन थीम पे एफएमसीजी काउंटर होंगे, या फिर जो देश की जरूरत है दो चीजों की, पावर की और माइनिंग की। इसीलिए आपने देखा कि एफएमसीजी उतना परफॉर्म नहीं कर रहा, क्योंकि वो डोमेस्टिक कंजप्शन है। लेकिन जो इसी तरीके से अगर वो दूसरी तरफ जाए, तो माइनिंग और पावर सेक्टर वो काफी तेजी से अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है। किनको फोकस करना है? इनके स्टॉक्स में दिग्गज टॉप 5 स्टॉक को पकड़ लीजिए, सिर्फ उन्हीं को आप अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे, इलेक्शन तक आपको 18 से 20% रिटर्न के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। या फिर ये कहें कि आपको ऐसा नहीं कि लंबा इंतजार करना पड़ेगा, आपको वो रिटर्न बहुत आसानी से मिल पाएंगे। जैसा आपने बताया, अभी स्मॉल कैप देख लीजिए, पीएसयूज देख लीजिए, रियल्टी बैंक, इन सब ने 4% एवरेज ऑन रिटर्न दे ही दिया है। तो सर 16% और 20% की रैली भी इन काउंटर्स में जरूर मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आपको एनर्जी और एफएमसीजी पे फोकस रखना चाहिए। जी, एफएमसीजी, पीएसयू बैंक्स की बात हो गई। एक और सेक्टर की मैं बात ज़रूर करूंगा, क्योंकि वहाँ पर जो एक कहते हैं ना, नज़र भी बनी हुई है, इतना बड़ा सेक्टर, लेकिन वहाँ के हिचकोले परेशान भी कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले ज़रा हम अगले हफ्ते किन बड़े इवेंट्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए उसे जान लेते हैं। मेरी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। तृप्ति, बताएं अगले हफ्ते के लिए क्या बड़े ट्रिगर्स हैं? जी हाँ, तो कल और अगले हफ्ते के लिए जिन क्यूज़ और इवेंट्स पर हमें नज़र रखनी चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात यूएस सेक्रेटरी, ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन की बात करें तो ये कल से चीन के दौरे पर रहेगी 9 अप्रैल तक। इसके बाद भारतीय बाजार की बात करते हैं तो 8 अप्रैल को ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में रिजल्ट और डिविडेंड पर कंपनी की एजीएम होने वाली है। देखते हैं इसमें कंपनी क्या फैसला लेती है। इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज में डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा, और सन टीवी में भी डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा। 10 अप्रैल के इवेंट्स की बात करें तो अमेरिका में एफओएमसी की बैठक होगी, और
के आंकड़े भी आएंगे। इसके साथ ही होलसेल और क्रूड ऑयल इन्वेंट्री के भी आंकड़े आएंगे, जिसके चलते नज़र में रहेगा। जापान में पीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं। और भारतीय बाजार की बात करें तो ग्रोवर एंड वेल कंपनी एक पर एक बोनस शेयर जारी करेगी। वीसूवियस इंडिया और डीसीएम श्रीराम में डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा। इसी के साथ कंपनी जेजी केमिकल 4% शेयर के लिए लॉक इन पीरियड खुलने वाला है कंपनी का, जिसके चलते फोकस में रहेगा। अब बात कर लेते हैं 11 अप्रैल के इवेंट्स की। तो ईद के मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे, लेकिन अमेरिका में बेरोजगारी के दावे के आंकड़े और चीन में पीपीआई और सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं। चलते हैं 12 अप्रैल के इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो भारत में आईआईपी और सीपीआई के आंकड़े आने वाले हैं और टीसीएस कंपनी Q4 के नतीजे जारी करेगी। इसी के साथ आनंद राठी कंपनी नतीजे और डिविडेंड को लेकर एक बोर्ड बैठक करने वाली है। देखते हैं क्या फैसला लेती है। और गुडलक इंडिया, मोल्टेक पैकेजिंग और एसएच कैलकर में डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का आखिरी दिन होगा। इसी के साथ इंटरनेशनल कंपनीज की बात करें तो सिटी ग्रुप और जेपी मॉर्गन के भी नतीजे 12 अप्रैल को आएंगे, जिसके चलते इस पर हमारी नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तृप्ति आपका तमाम ट्रिगर्स बताने के लिए। तो ये वो इवेंट्स हैं, ये वो हलचलें हैं जिन पर अगले हफ्ते, कल से लेकर अगले हफ्ते तक आपको नज़र रखनी होगी। हम ग्लोबल घटनाओं की भी बात करते हैं और बहुत सारे इवेंट्स पर नज़र रहती है। जेनेट एलन का चीन दौरा भी उनमें मायने रखता है। और जब ग्लोबल उथल पुथल होती है तो आईटी पॉकेट्स जो होते हैं उनमें हम एक तरह की बेचैनी महसूस कर पाते हैं। रवि, आईटी काउंटर्स एक तरह का एक ऐसा सेक्टर जो इतना बड़ा सेक्टर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि लंबे समय से यहाँ पर एक पक्की रणनीति जो बनाने की तैयारी हो रही है वो हो नहीं पा रहा। क्या वो फैक्टर्स देख रहे हैं आप, और आपको क्या लगता है कि आईटी शेयरों में एक जो इस तरह की तेजी का जो पूरा माहौल है उसमें उनमें बड़े उछाल की उम्मीद हम कब तक करें? देखिए प्रशांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और इस समय आपने जिस हिसाब से अभी इवेंट बताए, सारे इवेंट्स को अगर एनालाइज करें तो एक इवेंट जो सबसे बड़ा पूरा विश्व जिसको देख रहा है वो है अपने यहाँ का इलेक्शन, और उसी की तैयारी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इंटरनेशनल इवेंट को देखते हुए आईटी काउंटर की यहाँ पर बात करें, चूंकि अर्निंग सीजन से स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ी वॉलेटिलिटी आईटी काउंटर में रहेगी। और जहां तक बात की जाए लंबे समय की, देखिए पिछले आपके कई शोज में जब भी मैंने चर्चा करी तो कहा है कि आईटी काउंटर पीछे 2 क्वार्टर तक अभी अवॉइड करने की जरूरत थी। और अभी भी जो हालात बन रहे हैं उसमें 1 क्वार्टर तो मिनिमम आपको यहां पर अभी बहुत अग्रेशन नहीं दिखाई देगा। स्टॉक में वोलेटिलिटी रहेगी, 2-4-5% का अपसाइड डाउन साइड देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लीडर्स, कैप्टन की बात करें तो उनमें बहुत अग्रेसिव कोई अप ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन सब में बहुत अग्रेसिव अप ट्रेंड देखने को नहीं मिलेंगे। डोमेस्टिक कंपनीज जिनकी हैं, उन जो डोमेस्टिक लेवल पे काम करें उनमें थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड बन सकता है, जैसे कि साइंट है या फिर अदर कंपनीज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आईटी काउंटर में आप कम निवेश रखें। गिरेगा नहीं लेकिन बढ़ेगा भी बहुत ज्यादा नहीं, तो इसलिए पैसा आपका जो है वो एक स्टेबल रहेगा। तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपको रिटर्न पाने के लिए, तो मुझे खास सेगमेंट की ओर भी जाना होगा। तो आईटी पॉकेट्स पर यह नजरिया। अब अपने खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, वीआईपी शेयर की ओर। रवि, जरा फटाफट से बता दीजिए आपके रडार पे वीआईपी सेगमेंट के लिए कौन सा शेयर है? देखिए 2 स्टॉक हैं, बात आपने जिनकी की उसी थीम पे जाता हूं। पहला स्टॉक है जीएमआर इंफ्रा, जो कि अगले हफ्ते के लिए काफी अच्छा लग रहा है। 85-84 के लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। 92 से 95 के टारगेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 82 का रख के चल सकते हैं। और दूसरा है बैंकिंग काउंटर की बात कर रहे थे तो आईडीबीआई बैंक, जो इस समय की चल रहा है 88 रुपीज के पास, थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा है। मुझे लगता है 100 रुपए के टारगेट जल्द अचीव कर सकता है। तो आप ये 2 काउंटर अगले हफ्ते के लिए फोकस कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से निमेश जी हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो फटाफट से उनकी वीआईपी पिक ले लेते हैं। निमेश जी बताएं, वीआईपी शेयर आपकी पसंद आज क्या है? देखिए वीआईपी पिक के अंदर मेरा रिकमेंडेशन है वो केमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स है, विधि स्पेशलिटी केमिकल्स। स्टॉक देखिए काफी टाइम से मार्केट में परफॉर्म नहीं किया है, और पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो केमिकल की डिमांड की जो आउटलुक है वो रिसेंटली जो इम्प्रूव होना स्टार्ट हुआ है, प्लस कंपनी ने कैपेक्स किया है, उसकी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो करीबन स्टॉक 465 के अराउंड ट्रेड कर रहा है।
मुझे लग रहा है कि एवरी कॉल पे ये स्टॉक को बाय करना चाहिए, 420 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर स्टॉक में ऊपर में 565 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो विधि स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे निमेश जी और उसके साथ ही रवि, आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।